हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए गाने से करते कहना अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। इधर मृत्युंजय और ऋतिक साथ में स्मोक करते हुए गार्डन में खड़े हुए थे। रात काफ़ी घनी थी लेकिन दोनों बिल्कुल शांत थे। मृत्युंजय उसे शांति के बीच में बोला, क्या सोचा है तुमने? मार दूंगा उन लोगों को, ऋतिक ने जवाब दिया, जिस पर मृत्युंजय धुआं छोड़ते हुए, लड़की नफरत करने लगेगी, कुछ वक्त बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगी, ऋतिक ने कहा। जिसे सुन मृत्युंजय उसकी तरफ देखे, गलतफहमी है तुम्हारी, लड़कियां जल्दी से माँ बाप को नहीं भूल पाती, तो क्या करूँ मैं? ऋतिक ने पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, आंखों में पट्टी बांधकर मारो, निशाना लग गया तो जीत तुम्हारी है, वरना एक न एक दिन तो निशाना लगेगा ना। और अगर इस बारे में बीबी को पता चल गया तो? ऋतिक ने पूछा, जिस पर मृत्युंजय उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए, शादी से पहले बीबी? ऋतिक हल्का स्मृति के साथ बोला, शादी कर ली है मैंने प्रकृति से। ये सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, अच्छी बात है, तो बीबी को पता चलेगा ना तब जब कोई बताएगा। मेरी बीबी आपकी बीबी की तरह नॉर्मल नहीं है, कुछ ज़्यादा दिमाग चलता है उसका, ऋतिक ने फिर से कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसे घूरते हुए, मतलब तुम इनडायरेक्टली मेरी बीबी को गाय कह रहे हो? ऋतिक हल्का सा मुस्कुरा कर अपना फ़ोन निकाल कर मृत्युंजय की तरफ बढ़ा देता है। मृत्युंजय कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखने के बाद फ़ोन में देखने लगता है, जिसमें आलोक के फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिसमें महक ने बुरी तरीके से आलोक को मारा था। पूरी वीडियो देखने के बाद मृत्युंजय का चेहरा फ्रीज हो जाता है, जिसे देखकर ऋतिक उसके हाथ से फ़ोन लेकर पॉकेट में रखते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा ही सीधी है, लेकिन ज़्यादा परेशान करने पर गाय मारना भी जानती है। मृत्युंजय अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए ऋतिक की तरफ देखकर बोला, मतलब मेरी बीवी डेंजरस है? शायद बकबक मशीन की संगति लगी है उसे, ऋतिक ने कस भरते हुए कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय रिलैक्स होकर, मैं रोमांटिक हो जाता हूँ कभी कभी, मैं ज़्यादा उसे परेशान नहीं करता, तो मुझे क्यों मारेगी? आपको ठंड में पसीना क्यों आ रहा है? ऋतिक ने तिरछी नज़र से मृत्युंजय को देखते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय अपने हाथ में पकड़ा सिगरेट ऋतिक को दिखाते हुए बोला, अरे मैं सिगरेट पी रहा हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, नाइस। मृत्युंजय ऋतिक के टूटे फूटे जवाब पर उसे देखते हुए बोला, टॉपिक बदलने बंद करो, मैं तो कहता हूँ कि बारी बारी सबको टपका देना। ऋतिक एक गहरी सांस लेकर बोला, ससुर को मारूंगा तो बीबी का भाई दौड़ेगा, बीबी को मारूंगा तो उसका बेटा दौड़ेगा, कितने को मारूं? मृत्युंजय ऋतिक की बात पर उसकी तरफ देखते हुए, जैसे मैंने अपने साले के साथ कमिटमेंट किया है, तुम क्यों नहीं कर लेते? ये सुन ऋतिक मृत्युंजय को कंफ्यूज में देखते हुए बोले, मतलब तेरे बड़े साले को फैमिली से मतलब नहीं है, खूबसूरत बीबी और बच्चे से तो होगा ना? मृत्युंजय ने कहा। जिसे सुनकर ऋतिक दिमाग चलाते हुए, उसे हरामी के पिल्ले ने ऐसे गाली नहीं देते, क्योंकि उसका बाप तुम्हारा ससुर है और तुम्हारी बीबी का भी बाप है, मृत्युंजय ने बीच में कहा। जिस पर ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, मैं उसके पूरी खानदान को गाली दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने साले से मेरी गर्लफ्रेंड की शादी के बारे में सोचने की? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, प्रकृति तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, मृत्युंजय ने फिर से कहा। जिसे सुनकर ऋतिक चिढ़ते हुए, यार आप मेरी तरफ हो या फिर मेरे दुश्मनों की तरफ? मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, ऑफकोर्स मैं तुम्हारी तरफ हूँ, लेकिन तुम जो बीच में कह रहे हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर ऋतिक एक गहरी सांस लेकर, क्यों ना मैं अपनी बीबी को हनीमून पर ले जाऊँ और सब लोगों को एक साथ बम से उड़ा दूँ? पर्यावरण का नुकसान होगा और साथ में घर क्यों तबाह करना? उसमें तुम भी तो रह सकते हो अपनी बीबी के साथ, मृत्युंजय ने फिर से कहा। जिसे सुनकर ऋतिक अपने दांत पीसते बोला, आप बताओ क्या करूं मैं? मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ ऋतिक की तरफ देखते बोला, सब लोगों को जिंदा ताबूत में भरकर कब्रिस्तान में गाड़ दो। कौन? कहाँ गया? कोई पता ही नहीं। मृत्युंजय की बात पर ऋतिक चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए, अब समझ आया आपके दुश्मन सामने क्यों नहीं आते, क्योंकि आप उनके फन उठने से पहले उन्हें जमीन में गाड़ देते हो। मृत्युंजय हल्का सा हंसकर ऋतिक के पीठ पर मुक्का मारते हुए, शरारती बच्चा, डॉक्टर ने क्या कहा? जब तक होश में नहीं आ जाती डॉक्टर भी इससे कुछ नहीं कर सकती, ऋतिक ने जवाब दिया। जिसे सुनकर मृत्युंजय बोले, यार तुमसे शादी तो हो गई है, अब उसे अच्छे से न ड्राई फ्रूट्स खिलाना और अस्पताल में एक बार जाकर चेक करवा लेना कि आखिर वो इतनी पतली कैसे है, लेकिन उसका दिमाग कैसे चलता है, उसको कुछ भी होता है ना तुरंत बेहोश हो जाती है। ऋतिक अपना सिर हिलाकर बोला, सही कह रहे हो यार, उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता उसका दिमाग कैसे चल जाता है। लड़कियां शक्ल से कितनी भी क्यूट और इनोसेंट लगे, बहुत खतरनाक होती है। मेरी बीवी को देख लो, आज मुझे उसका असली रूप पता चला तो डर लग रहा है अंदर से, मृत्युंजय ने बुदबुदाते हुए कहा।
ऋतिक उसकी बुदबुदाहट को सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए फिर से स्मोक करने लगता है। तभी मृत्युंजय ऋतिक की तरफ देखकर बोला, क्या तुम 1 हफ्ते यहीं रहने वाले हो? जिस पर ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैंने जेट रेडी करने के लिए कहा है। मैं उसे लेकर मुंबई के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है। अब बस उसे होश में आना बाकी है। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बहुत अच्छा सोचा है तुमने, सुबह तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ऋतिक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बात बोलूं, आप लोगों को देखता हूं ना तो थोड़ी हिम्मत मिलती है और दिल शांत होता है। जिसे सुनकर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए, फैमिली की ताकत ही ऐसी होती है और हम तुम्हारी फैमिली से कम नहीं है, इसलिए अभी इमोशनल होना बंद करो और जाओ डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करो। ऋतिक मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिलाता है और अंदर की तरफ चला जाता है। ऋतिक के जाने के बाद डेविड मृत्युंजय के पास जाकर बोला, बॉडीगार्ड्स ने बैंक्वेट हॉल में चेक किया है, एक गिलास में उसी पॉइजन के कण मिले हैं जो प्रकृति को दिए गए हैं। सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि ये किसी और के नहीं, उसी के भाई ने किया है। मृत्युंजय डेविड की बात पर उसका कुछ पल सोच कर बोला, उसे बेसमेंट में लेकर आओ और उसकी पूरी फैमिली पर नज़र रखो, खासकर उस बूढ़े पर, बुढ़ापे में दिमाग ज़्यादा चलता है। डेविड मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिला देता है और मृत्युंजय के साथ अंदर की तरफ चला जाता है। अगले सुबह मुंबई शारंग विला में मृत्युंजय सुबह के 4 बजे ही शारंग विला पहुंच चुका था। विक्रम आरू भी वहां पर आए हुए थे और शोभित कमरे में 2 घंटे की नींद लेकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी अदिति आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाती और शोभित की तरफ देखते हुए कहती, आप रात को घर में नहीं थे, कहाँ थे? ये कहते हुए शोभित उपासी लेने लगते हैं। शोभित शर्ट के बटन लगाते हुए मिरर में अदिति को देखकर बोला, भाई के साथ बाहर गया था। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना, वहाँ पर कोई नहीं है। आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर रोक कर रखे हो। अदिति ने मुंह बनाते हुए, जिसे सुनकर शोभित मुड़कर अदिति की तरफ देखते हुए, तो तुम घर में रहकर क्या करोगे? अदिति मुंह बनाते हुए, नोट्स बनाऊंगी और खाऊंगी, फिर शाम को एकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करूंगी। ये सुन शोभित अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, मैं तुम्हें लेने एकेडमी आ जाऊंगा, मुझे मैसेज कर देना। अदिति शोभित की बात पर अपना सिर हिला देती और बाथरूम की तरफ चली जाती है। शोभित जाती हुई अदिति को एक नज़र देख फिर से रेडी होने लगता है तो अदिति कुछ देर में बाथरूम पहने नहाकर बाहर आती है। वहीं थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी, जिसे देखकर शोभित बोला, क्या हो गया, इतनी कंफ्यूज क्यों हो? अदिति शोभित की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे पीरियड नहीं आ रहे हैं। जिसे सुनकर शोभित रेडी होना छोड़कर अदिति के सामने आकर बोला, क्या कहा? अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मेरी डेट जा चुकी है और अभी तक मेरी पीरियड्स नहीं आए। यह सुनकर शोभित अदिति को देखते हुए बोला, कितने वक्त हुआ है? अदिति शोभित को देखते हुए बोली, 1 महीना। शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोली, जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो, खून की कमी के कारण भी होता है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ या फिर दवा और टॉनिक्स ले आऊँगा। अदिति ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा दवाई नहीं खाना है। ये सुनकर शोभित अदिति को फूले हुए गाल को दबाते हुए, ठीक है, लेकिन घर में किसी को मत बताना, वरना अजीब अजीब थॉट्स लगाने लगेंगे। समय अजीब अजीब थॉट्स लगाएंगे, मतलब सबको लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अदिति ने पूछा, जिसके जवाब में शोभित अपना सिर हिलाते बोला, हाँ, और अभी तुम्हारी स्टडी और तुम्हारा नेशनल कंपटीशन बाकी है, इसलिए सिर्फ स्टडी और कैरियर पर फोकस करो, और अगर आइंदा से ऐसा कुछ करना हुआ तो मैं याद से प्रोटेक्शन ले आऊँगा। जिसे सुनकर अदिति अपना सिर हिला देती है और शोभित उसके लिए कपड़े निकालते हुए कहता है, चलो रेडी हो जाओ। अदिति अपना सिर हिलाकर रेडी होना शुरू कर देती है। इधर मृत्युंजय बिस्तर पर लेटे अपने कमर पर बैठी महक को देख रहा था, जो कि अपनी भारी भूरी आंखों से मृत्युंजय के नीली आंखों में घूर रही। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर महक से बोला, सिर्फ 5 दिन, अब तो उतर जाओ। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय की गोद से उतरते हुए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, अब मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके मैडम, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, लेकिन अपने बेटे के आने के बाद मुझे इग्नोर मत करना, वरना मैं उसे फिर से हॉस्पिटल भेज दूंगा। सुबह का वक्त तो मृत्युंजय का कमरा। मृत्युंजय की बात सुन महक उसे घूरते हुए, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आप मेरे बेटे के साथ इतना कंपटीशन क्यों करना चाहते? जिसे सुनकर मृत्युंजय एटीट्यूड में बोला, कंपटीशन का अपना ही एक अलग मज़ा होता है, तुम नहीं समझोगी, जाओ रेडी हो जाओ। पहले तो एटीट्यूड झाड़ना बंद कीजिए और ये बताइए कि आप रात के कहाँ गए थे? महक ने पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय बिना किसी भाव के महक को देखते बोले, इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था।
महक और कुछ कहते उससे पहले ही बाहर से कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। मृत्युंजय एक नज़र महक को देखकर जाकर दरवाज़ा खोलता है तो अमृत खड़ा हुआ था। मृत्युंजय अमृत को देखकर बोला, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ने कसम खा रखी है कि सुबह सुबह हम लोगों को डिस्टर्ब करना है। अमृत अपना सिर नहीं हिलाकर बोला, मैंने कोई कसम खाकर नहीं रखी है। नीचे हरिवंश राय अंकल आए हैं और उसके साथ उनकी बेटी भी। मृत्युंजय थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, इतनी सुबह सुबह क्यों? अब मुझे भी तो सपना नहीं आया था कि वो लोग इतनी सुबह क्या करने आए हैं। तो मैं बस तुम्हें बुलाने आया था कि रेडी होकर नीचे आ जाओ। अमृत ने दांत पीसकर कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर कमरे का दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देता है तो अमृत उसे गाली देते हुए वहाँ से चला जाता है। महक जिसने अमृत की बात सुन ली थी, मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप रेडी हो जाना। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, और 2 इनविटेशन चाय और पकौड़े का अब जाओ बनाकर खिलाओ, इसलिए कहता हूँ किसी को मत बुलाया करो, लोग आ जाते हैं। मृत्युंजय के इरिटेशन पर महक कंफ्यूज होकर बोली, बनाना तो मुझे है ना, तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मृत्युंजय ने दांत पीसकर कहा, जिसे सुनकर महक कपड़े निकाल वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, आपको और कुछ नहीं आता? मृत्युंजय पीछे से आकर महक को कमर से पकड़ अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, सिर्फ 2 हफ्ते की और बात है, फिर देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तब तक शावर तो तुम्हारे साथ ही लूँगा। महक मृत्युंजय के बाद उसके गले में अपना हाथ डालते हुए बोली, प्यार का मतलब फ़ायदा उठाते हैं लोग। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक को बाथरूम में ला उसकी नाइट ड्रेस को उतारते हुए बोला, वैसे महक मैं तुमसे एक बात पूछे। महक मृत्युंजय के नाइट सूट के बटन को निकालते हुए बोली, क्या? मृत्युंजय उस महक के चेहरे को पकड़ कर ऊपर करते हुए बोला, क्या तुम मुझसे पहले से प्यार करती थी? महक कन्फ्यूजन में उसे देखते हुए बोली, शादी के 1 साल बाद आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे अभी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मेरी बीवी मुझसे पहले प्यार करती थी या फिर अब जाकर करती। मृत्युंजय ने कहा, जिसे सुनकर महक उसकी तरफ देखते, मैंने आपको बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा था, अच्छे लगते थे, और आप मेरे स्कूल में कई बार स्टूडेंट के क्रश थे और कुछ जानना है। ये सुनकर मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, मतलब बाकी लड़कियों की तरह तुम भी मुझे अपना क्रश समझती हो? जी नहीं, मुझे अच्छे से पता था कि आप मेरे पहुंच से बहुत दूर है, इसलिए मैं अपनी औकात से बढ़कर सपने नहीं देखती। महक ने सीधा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर मृत्युंजय खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात से बढ़कर तुम लड़का मिला है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तुम जो बात कर रही हो उस हिसाब से कह रहा हूँ। महक शावर आनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और मृत्युंजय पीछे से उसे बाहों में भरते उसके गले पर किस करने लगता है। महक मृत्युंजय के किस करने में पानी उसके मुंह पर मारते हुए बोली, परेशान मत कीजिए। मृत्युंजय महक के गीले बालों पर शैम्पू डालते हुए बोले, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है। ये सुनकर महक मृत्युंजय को छूने को महसूस करते हुए बोली, कुछ ऐसा बताइए जो आपको मुझ में नहीं पसंद। मृत्युंजय महक के कंधों से पकड़ अपनी तरफ मोड़कर उसके माथे से शैम्पू का झाग मिटाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारा मुझसे झूठ बोलना, इनोसेंट बनने का नाटक करना मुझे नहीं पसंद। महक मृत्युंजय के बात पर कन्फ्यूज भरी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए, मैंने आपसे क्या झूठ बोला? मृत्युंजय महक के बालों को कसकर पकड़ उसके चेहरे को अपने बिल्कुल नज़दीक लाकर बोला, महक अवस्थी, मुझे झूठ से नफरत है, शकल पर इनोसेंस लेकर चालबाज दिमाग चलने वाले लोग से। अगर तुम स्ट्रांग हो तो मेरे सामने स्ट्रांग बनकर रहो, कमज़ोर होने का नाटक मत करो। महक मृत्युंजय की बात पर उसे कमर पर अपने हाथ को लपेटते हुए बोली, अपने प्यार के सामने कमज़ोर होने का ईगो हट नहीं होता है। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसे अपने कूटते हुए बोला, और अगर मैं तुम्हें रोज़ मारूं पीटूं तो? आप मुझे नहीं मार सकते। महक ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। यह सुनकर मृत्युंजय महक की आंखों में आंखें डालकर बोला, जैसा तुमने आलोक के साथ किया, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, नहीं करूँगी। मृत्युंजय महक को फिर से शावर के नीचे खड़ा कर देता और दोनों शावर को लेकर कुछ देर से बाहर आते हैं। मृत्युंजय महक के एक तरफ वेस्टर्न ड्रेस को बढ़ाते हुए बोला, आज थोड़ी ठंड है, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, इसे पहन लो, साड़ी पहनने की जरूरत नहीं। जिसे सुनकर महक उसे वेस्टर्न ड्रेस को मृत्युंजय के हाथ से ले फिर से हैंगल पर टांग सलवार सूट निकालते हुए बोली, मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। तुम कभी भी मेरी पसंद की चीज़ क्यों नहीं पहनती? हमेशा तुम्हें अपनी मर्जी के चलती रहती हो।
मृत्युंजय ने चिढ़ते हुए कहा। यह सुनकर महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, उन्हें जॉइंट फैमिली में रहने पर एक लड़की को मर्यादा के साथ रहना चाहिए। अगर मैं बड़ी होकर अपनी मर्जी करूँगी तो मेरे बाद इस घर में अभी 4 लड़कियाँ और आएंगी, वो भी तो ऐसे ही रहेंगी। मृत्युंजय मुँह बनाकर हेयर ड्रायर के से अपने बालों को बाल सुखाते हुए बोले, मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊँगा, फिर 1 महीने बाद लेकर आऊँगा और उस बीच तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। महक मृत्युंजय की बात पर उसके चेहरे को पकड़कर गाल खींचते हुए, मेरे प्यारे पतिदेव, अब हम दोनों सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है बल्कि पेरेंट्स बन चुके हैं, तो मैं अपने बच्चे बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। मृत्युंजय महक के हाथ को हटाते हुए, मैं उसे राजीव के घर छोड़ दूँगा। महक मृत्युंजय को आंखें दिखाते हुए बोला, आप न ज़्यादा होशियारी मत दिखाया करो मेरे सामने। मैं अपने बच्चे के किसी के घर क्यों जाने दूँ? रिद्धिमा का अपना भी बेटा है, वो उसे संभालेगी या फिर मेरे बच्चे को? मैं नहीं जाने दूँगी। मृत्युंजय मुँह बनाते हुए ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। महक उसे एक नज़र देखने के बाद अपने कपड़े चेंज कर बालों को गूंथ कर कमरे से बाहर जाने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसके चुनरी को पकड़ कर कहता है, कुछ भूल रही हो? महक मिरर में खुद को देखते हुए बोली, सिंदूर मंगलसूत्र सब तो हो चुका है, मैं क्या भूल? ये कहते कहते महक की आवाज़ उसके मुंह में रह जाती है, क्योंकि मृत्युंजय उसके चेहरे को पकड़कर उसे किस कर रहा था। महक जल्दी से मृत्युंजय को खुद से दूर करते हुए बोली, आपका रोमांस कभी खत्म नहीं होता, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर महक जल्दी से अपने होठों को साफ करते हुए कमरे के बाहर चली जाती है। मृत्युंजय उसे जलती आंखों से घूरते हुए अपने कैजुअल हाई नेक ब्लैक टी शर्ट के ऊपर ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट डालकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।